देखो मैंने कंक्लूजन नहीं लिखवाया तुम्हें ना, अभी मतलब सारा एक ओवरव्यू बता दूं अभी तक बोर मॉडल का, फिर उस पर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक नया टॉपिक उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तुम लिखा हुआ कंक्लूजन ना, मैंने कल लिखवाई दिया था शाम वाली क्लास में। देखो अभी तक जितनी बातें पढ़ी एक बार सुनते चलना, बड़ी सिंपल सी बात है इसने बोली। इसने पहली बात बोर ने क्या बोली कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होने वाला है। क्या तुम्हें वैल्यूज याद है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था? सेंट्रीपिटल फोर्स है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय, ये बताया था इसने। दूसरी चीज इसने क्या बोली कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, है ना। अब अगर पूछ ले कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एम इंटू वी इंटू आर, नहीं ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, एम वी आर एन एच अपॉन में टू। इससे इसने बहुत सारी चीजें निकाली, रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली, एनर्जी निकाली, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड लिख चुके थे ना। अब अगर बात करें तीसरा इसमें, इसने रेडियस का फॉर्मूला दिया, रेडियस का फॉर्मूला वो पूरा ना याद करके ये याद कर लो चाहे, 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेट। यहाँ पे रेडियस आएगा किस यूनिट में, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। फिर इसने वेलोसिटी के बारे में बताया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय जेड बाय एन। ये किस यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकंड में। यहां से क्या बोला, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। क्या कह रहा है कौन, वेलोसिटी, हाँ। फिर टोटल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे को काइनेटिक और पोटेंशियल में रिलेशन लिखना हो तो क्या था, ऐसा था क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टू, था ऐसा। अच्छा टोटल एनर्जी को अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना हो तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय टू, या फिर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ काइनेटिक। सही है बात है। फिर अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे तो माइनस ऑफ 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, किस यूनिट में आता है ये, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बताओ भी, जेड बाय एन, एन स्क्वायर बाय जेड, तो क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। चेक करो सही है, कौन सा, लास्ट क्लास देख, वी अपॉन में टू पाई आर वो लिखा ऊपर, क्या हो गया, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। फिर टाइम पीरियड क्या था, तो एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। क्या देखो यही पूरी कहानी थी क्या, इसी पे काम चलना था। अब इसी पे अपने एक दो क्वेश्चंस तो कर लिए थे, अब एक दो क्वेश्चंस आगे और करते हैं। एक बार कंक्लूजन नोट कर लो ताकि फॉर्मूले सारे से याद रह जाए, पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा, है ना। हाँ जूल में इनको पहले लिखवा रखा था जूल में।
अच्छा ये तो शायद मैंने बता दिया था, ग्राउंड सेट, फर्स्ट एक्साइटेड सेट, सेकंड एक्साइटेड सेट, है ना। ठीक है सभी ने। चलो अब देखते हैं तुम एप्लीकेशन कर पाते हो या नहीं कर पाते फॉर्मूलाज का ना। अब चीजें, कुछ चीजें याद होंगी तो बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तुम। चलो लिखो। अब मैं ऑप्शन थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑप्शन मिलेंगे साथ में ना। कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom is minus of 6.8 electron volt. Indicate in which excited state electron is present. First,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कि किस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की क्या गिवन है तुम्हें? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को नहीं पता क्या है, तुम्हें कुछ सोचना क्या होगा। इन विच एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में कैसे 3.4 होता है? नहीं, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट का आंसर कैसे पता चला तुम्हें? निकाला है तुमने? अच्छा, अगर ना निकालना हो तो क्या डायरेक्ट कैसे? देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी गिवन है, क्या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। टोटल एनर्जी क्या होती है? अभी देखो हमने लिखा है, कंक्लूजन देखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -6.8/2, कितना बन गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहा था, क्या रट जाओ की n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी क्या होती थी? -13.6। n इज इक्वल टू 2 की -3.4, मतलब 3.4 किसकी रहेगी? n इज इक्वल टू 2, मतलब कौन सा एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या आसान नंबर है क्या? क्या धीरे धीरे सीख जाओगे तो क्या ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? डायरेक्ट सोच सकते हैं बिना लिखे। What is the potential energy of electron present in n shell of? क्या इसके भी ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? चलो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लो, ऑप्शन ही दे देता हूँ। एन शेल कौन सा होता है? ALMN, चौथा हो गया। तो चौथे में निकालने क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो डायरेक्ट कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं, पहले क्या निकलेगी? टोटल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। माइनस का साइन तो आएगा ये तो हाइड्रोजन एटम में होती है। तो कौन सा है? बता दो। 6.8 कैसे किया तुमने? हाँ है तो गलत है, वो खुदा सा कैसे किया? तुम वो याद नहीं करके एनर्जीज ने? चौथे की एनर्जी बता कितनी होती है? कहा था ना वो याद कर लोगे तो आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। क्या नहीं पता? एन तो पता है, एन शेल KLMN, एन की वैल्यू 4 नहीं होगी? के शेल कौन सा होता है? एन इज इक्वल टू ना, एन एस शेल KLMN, कैपिटल एन लिखा हुआ, वो तो टोटल एनर्जी आई। निकालना क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो तुम पहले टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। तुम कैसे निकाल रहे हो टोटल एनर्जी? क्या ऐसे कर रहे हो क्या? पहले 13.6 Z² बाई n²। अगर वैसे भी करोगे तो कैंसिल आउट ही हो रहा है ऊपर तो।
भाई 4 का स्क्वायर 13.6 आ रही है ना। भाई सिंपल सा। अगर अपने को नहीं भी आता होता मैं क्या अप्लाई करता, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता, यही अप्लाई करता ना। अच्छा अब यहाँ लिख देना, ये nth शेल का मतलब कौन सा हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया क्या, के एल एम एन चौथा होगा। अब जरूर नहीं यहाँ तक ही रुके, ओ पी कुछ भी चल सकता है, के एल एम एन ओ पी क्यू चलता रहेगा ऐसे ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बनेगा, माइनस का 13.6, जेड कितना होता है बेरिलियम का 4, और एन भी 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना बन गया ये। क्या टफ थोड़ा ना, टोटल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ 27.2 माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 13.6 कितना बन गया, 3 के नंबर है क्या। तुमने 6.8 कैसे लाया अभी, सिर्फ फॉर्मूले जो आज कंक्लूजन वाले लिखा है ना उसी से क्वेश्चंस करते चलोगे तब भी होते चलेंगे। क्या परेशानी थी मेरे से पूछ, ये तो हाइड्रोजन एटम के किसके लिए पूछ रहा है, अदर एलिमेंट के लिए ना। हाँ तो सही तो है, किसी और एलिमेंट के लिए E4 निकालना है तेरे को। E4 की वैल्यू क्या होती, -0.85 इंटू जेड स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यही बनता 13.6। अब वो तो टोटल एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी डबल, तो डबल कर देना था। तो अब आज वाले जो कंक्लूजन थे उससे भी चलोगे तब भी सॉल्व कर दोगे सारे क्वेश्चन। चले आगे। अभी एनर्जी एनर्जी पे हो गया, थोड़ी सी और बात करते हैं ना, देखते तुम डिस्टेंस डिस्टेंस पे खेल पाते हो या नहीं। हो कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज, ऑप्शन देखते चलो, मतलब एंगस्ट्रॉम में निकाला मीटर में निकालना, और देखना कोई परेशानी नहीं है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 वाले ही ऑर्डर है सारे, मतलब देख अब क्या निकालना है सोच। कह रहा है चौथे और तीसरे शल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। क्या लगता है क्या करोगे तुम, माइनस ही करना, R4 - R3 करना, करो फिर। एंगस्ट्रॉम में निकालो तो 10 की पावर -10 तो सभी में सेम ही है, एंगस्ट्रॉम में निकालो ऑप्शन बड़ा कर देगा। तो ऑप्शन देखो, बिल्कुल ही तो है, पहला ऑप्शन आ रहा है, फिर देख 2 3 का मैच कर देगा तो मेरा नहीं है, मतलब देखो आंसर नहीं देता, ऑप्शन है तेरे पास। फर्स्ट आ रहा है क्या,
ई क्यों लिख रहा है? रेडियस होना चाहिए तो एनर्जी का डिफरेंस निकालने लग गया, डिस्टेंस निकालना है। ये क्या फॉर्मूला है? और एक बात बता मेरे को, आंसर कैसे आ सकता है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मीटर में कैसे करना है? तो सारे गलत है। बताओ भाई, रेडियस क्या निकाल ली गया दोनों के फॉर्मूले? माइनस कर दो, R4 माइनस R3, क्या बन रहा है अभी बताओ। 4 का स्क्वायर 16 बटे 4, 3 के 9 बटे 4। सॉल्व करो इसको फिर, तभी तो पता चलेगा आंसर क्या आएगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा। 0.5 मान लो अप्रोक्सीमेट, और तो क्या। बी आ रहा है, अलग हो गया देखा। बी आ रहा है बॉम्बे। तूने हाइड्रोजन एटम माना है? हीलियम है। जेड लिया होगा, जेड। फिर ठीक है। अरे एक बात दिखाना, ये तुमने जेड स्क्वायर क्यों कर रहे हो? एन स्क्वायर बाय जेड होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। क्या आ रहा है? दिखाओ पास, कैसे? ये कॉपी दिखाओ, फिर पता चलेगा। R4 हो गया, ठीक है। 3.99। मेरे को आंसर पता ही नहीं, सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। तेरा क्या रहा भाई? फर्स्ट मैच कर रहा है, सभी अलग अलग कैसे आ रहे हैं तो बता भी। नन ऑफ दीस आ रहा है। क्या हो गया? मेरे को पता ही नहीं आंसर, मैं देख सॉल्व ही करूँ तेरे सामने। मेरे को ऐसा लग रहा है 1.85 बनाना चाहिए। देख के अंदाजा नहीं लग रहा? 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता कितना आता है? 1.75। उससे ज्यादा आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 9/2 की जगह 16/3। क्यों ऐसा? और ही मार दिया मैंने। अब क्या पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं थी, पता चल रहा है अप्रोक्सीमेट में। मेरे कैलकुलेशन नहीं देख पाया मैं, वो जैसे 9/2, अब ये 0.2 बन ही नहीं सकता। देखो 0.529 इंटू 4.5, 9/2 लिखा है ना तुमने वो। 4.5 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.2 से तो ज्यादा है, तुमने 0.2 लिखा। फिर भी देखो, ये हमारा ना 0.2 बन रहा है, 2.385। आंसर देख लिया ऐसा तुमने, क्या तुम पता क्या करते हो? अब देखो तुम्हारी कैलकुलेशंस पता कहाँ गलत होती है, तुम पता क्या करते हो? इसको यही सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिखने की कोशिश करते हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाते हो। एक बात है, जब एक ही बार कैलकुलेशन करके लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर सकते थे। मैंने इन दोनों को माइनस करना, 0.529 तो कॉमन ही आना था। 8 माइनस 4.5 कितना बचा? 1.5। अब मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं इसको हाफ मान लेता तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय हाफ कितना हो जाता है? 1.75। तो 1.75 से थोड़ा सा ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि 529 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ गया 1.85। डायरेक्ट आंसर आ जाना। तो कोशिश किया करो कैलकुलेशन जब तक अवॉइड कर सको ना तब तक अवॉइड करो, जब लास्ट में एक फ्रैक्शन बना लो तब सॉल्व कर लो उसको।
देखो R4 माइनस R3 कितना बन गया ये? आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये एंगस्ट्रॉम में था, वो मीटर में 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। बताओ सही है? तुमने चेक करो हमारी कैलकुलेशन में है ना गलती? देखो तुमने 9 से क्या मेरे को दिखाना, कहाँ किया तुमने? 9 से मल्टीप्लाई किया उसको, 0.529 को कहाँ किया? ये किया हुआ तुमने नीचे 4.761 है, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो, क्या 2 पॉइंट आना चाहिए था ना? क्यों होगा डेसिमल? भाई 4.7 बना, 4.7/2 कितना होता है? 2.35 होना चाहिए था, तुमने 0.235 लिख दिया। आई गलती पकड़ में? ठीक है। ये कैलकुलेशन जब तक अवॉइड कर सको तब तक करो और लास्ट तक आंसर लेके आओ। भाई जब तक चीज अवॉइड कर सकता था मैंने नहीं करा, पहले भी सॉल्व मैंने बाद में भी नहीं करा। लास्ट में देख के ऑप्शन से पता चल गया, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। चलो आगे फिर ये नोट कर लो इसी तरीके से, ताकि कैलकुलेशन बाद में समझ आए तुम्हें कि कैसे आसान करनी होती है। चले आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब ये ना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम ढूंढोगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा नहीं, है ना? अब उसको यूज करोगे, v/2 पाई आर। वेलोसिटी निकालनी आती है, रेडियस निकालना आता है, पाई की वैल्यू पता होती है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर ये रखना है, रेडियस रखना किसमें? फिर मीटर में। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे ना। नहीं, 2.18 × 10⁻⁶ हाँ। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकाल लो, रेडियस मीटर में निकाल लो, सब्स्टिट्यूट करोगे v/2 पाई आर, तो फ्रीक्वेंसी किसमें आ जाएगी? सेकंड इनवर्स में। पहले निकाल लो, वेलोसिटी निकालो। हाँ वो 2.18 वाला जो होता है, उसमें हमने लिखी भी है यूनिट आज, देखो ये। देखो कंक्लूजन देखो सामने, फोर्थ वाले में इन मीटर पर सेकंड, इस फॉर्मूले से वेलोसिटी किसमें आती है? मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन ही एटम है। ये N1 कहाँ से आया तेरा? कौन सा ऑर्बिट बोल रहा है? पढ़िए एक बार क्वेश्चन में, बता भी मुकुल, आंसर बता। इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा क्या? है ऐसे परेशान। एक बात तो 1.9 का डबल कितना होता है? ये बता ऐसे बताना कितना होता है? 3.8। 2.18 को काट दिया। हाँ ठीक है, ये ऐसी गलतियां होती है पेपर में।
हाँ उसको मीटर में करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस। ये अपन एक क्वेश्चन किया भी था, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, 2.116 आंसर आया था। अब देखो 10 की पावर मैच कर लो पहले, जब सॉल्व कर रहे होगे 10 की पावर एक बार सोचो कैसे कैसे करोगे। डी आ रहा है, एक बार देखते हो और से दिया क्या आता है। कोई लाभ नहीं है, पाई 3.14, पाई तो वही है, ए या बी में से आएगा। अभी क्या चक्कर है तेरा, डी आ रहा है। 44/7 क्या होता है ये, 22/7 होता है पाई। अच्छा दो कर लीजिएगा, मैं 3.14 लिख देते, ज्यादा आसान होता है। किसको, हाँ अब ये फिर 1.09 ही होगा, ये 1.909 नहीं था। ए या बी में से आ रहा है क्या, देख लो। ए और बी में से आ रहा है, फिर तो अप्रोक्सीमेशन खूब सारा लगा सकते हो तुम, एक 1 है एक 4 है, लगा दो अप्रोक्सीमेट। ये सही है क्या, आप देखो तुक्का मारना सीखो, ध्यान से देखना, मैं बाद में हटा दूंगा, एग्जैक्ट आंसर लिख लूंगा। देखो ये सॉल्व करने पे कितना बनता, 0.5 मान लेता तो दो होता क्या, एक बार वैसे सोचो, दो बनता अप्रोक्सीमेट, दो मान लो, ये एक कर देते क्या, कर दो समापन उसका, एक बार दो से दो काट दिया, क्या हो गया, एक बार सुनो, हो गया। अब एक बचा कितना, 1/12 बचा गया, बचा या नहीं बचा, 1/12। अब 1/12 इंटू 10 की पावर है 16, तो मतलब 10 की पावर 16 वाला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 1 है और वो कितना है 4, ये तो 1/12 है। अब 15 करता तो क्या बनता, 10/12, वो भी ना मैच करता। इसको क्या करो, 10 की पावर कर दो 14, यहाँ कर दो 100, हो गया 100/12, 12 कितना होता है 96, होता नहीं होता, तो 8 पॉइंट कुछ आएगा इंटू 10 की पावर 14, आंसर आ गया डी। क्यों सॉल्व करना पूरा, क्या ऑप्शंस दूर दूर थे तो क्या अंदाजा लगाते तो भी आंसर बनता। तुमने पता क्या किया, तुम सीधा ये सोच गए कि एक काम करते हैं, पावर मैच करा लेते हैं, तुमने वो तो देखा नहीं आगे भी तो नंबर के साथ गड़बड़ हो सकती है, क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, तो क्या सीधा आंसर लिख दूं, 8.2 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स, है ना। जिसका खूब टाइम हो घर पे सॉल्व करना आराम से बैठ के आंसर आएगा, पर पेपर में नहीं होता इतना, पेपर में क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने होते जैसे सिखाया अभी। होता है क्या नहीं होता, अच्छा तो अंतर आ गया, मतलब हो जाता है, अब तो अंतर आ गया बोला था बीच में, तो होता नहीं टाइम तो पेपर में, पेपर में क्या नहीं होता, ऑप्शंस में। हाँ कभी भी ना आईआईटी या जो भी पेपर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, वो उसका मोटिव ये नहीं होता कैलकुलेशन चेक करना तुम्हारी, उसका मोटिव होता है तुम कितना स्मार्टली क्वेश्चन कर सकते हो। वो ना ऑप्शंस पास पास तभी देगा जब क्या होगा, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करवाता होगा, टफ कैलकुलेशन नहीं होगी कि तुम तुक्का ना मार पाओ। जब भी ऐसा होगा कि टफ कैलकुलेशन होंगी तो ऑप्शंस हमेशा दूर दूर मिलेंगे, ताकि तुम सीधा डायरेक्ट चल सको। ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल ही तो है। अभी तक अपना टाइम पीरियड पे क्वेश्चन नहीं आया ना,
चलो एक टाइम पीरियड पे कर लें क्वेश्चन। अच्छा टाइम पीरियड पे ना सॉल्व करवाने पे नहीं आएगा, हमेशा रेशो पे आएगा। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी पे क्यों उसने कुछ सॉल्व करा लिया, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन से चल रहा था इसीलिए ना। वो वी में भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, आर में भी ज्यादा कैलकुलेशन, इसीलिए फॉर्मूले के हिसाब से डूट करना था। वी अपन में 2 पाई आर। करिए नोट, यहाँ लिख देना कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शन से चलोगे आंसर आएगा ना। चलो एक क्वेश्चन अब सॉल्व करो खुद। करें बोर मॉडल, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is represented as, टी हो गया टाइम पीरियड, नीचे एन और जेड लिख दिया कॉमा। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ शेल्स, और जेड एटॉमिक नंबर। हाँ कॉमा, तो इसने बोल दिया ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्या हो गया, टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो बता देगा कि कौन सा शेल नंबर में इलेक्ट्रॉन है और क्या उसका एटॉमिक नंबर है। कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ T1,2 रेशो T2,1। ऊपर लिखा तो है TNZ। T12 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2। T21 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1। अब बस रेशो निकालना है, तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखवाया ही हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, उसी में सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें क्या ऑप्शन है, कितना सवाल है, तो सीधा आंसर आ जाएगा 32:1। देखते हैं अभी सभी का क्या यूज करना, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर यही यूज करा तो अभी लिखा था हमने कंक्लूजन में 7.8 था, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z², बस वो यूज करना। 1:32 आना चाहिए, 32:1 आना चाहिए। 1:32 तुम्हारा क्या रहा है, 32:1 तेरा क्या रहा है, 1:32। इनमें बड़ा डिफरेंस है 1:32 और 32:1 में, फर्क तो है ही। अब मैं सॉल्व करूंगा तब पता चले सही कौन सा है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1:32, n³ तेरा क्या रहा, 1/32 तेरा भी, आशुतोष 1:32। क्या करना है अपने को, टाइम पीरियड 1,2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 2,1 इज इक्वल टू, अच्छा पहले वाले में n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, z का स्क्वायर तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एक तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। क्या आ गया यहाँ पे आंसर, 1:32। अरे तूने 32 एक कैसे निकाला है, उल्टा करे तूने। सही है, चले आगे, एक और कोशिश कराते हैं तुमसे सॉल्व करने की। अब तुम खुद दिमाग लगाना है कि अप्रोक्सीमेशन पे कैसे चलते हैं ना।
तो व्हाट इज लाइकली टू बी ऑर्बिट नंबर? हाँ, ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम if we assume is at it as बोर ऑर्बिट। हमें क्या मानना है? सर्कुलर ऑर्बिट को कौन सा ऑर्बिट मानना है? बोर ऑर्बिट ना। तो ऑर्बिट नंबर बताना है, 10 होगा, 14, 12 या 16। मतलब डायमीटर बता दिया है ना। तो कह रहा है बताओ कौन से हाइड्रोजन एटम के किस शेल का डायमीटर कितना होगा? 20 नैनोमीटर होगा। मतलब रेडियस कितना हो गया? रेडियस कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो क्या? कैसे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। सोचो एक बार, डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा एक बात, नैनोमीटर छोटी यूनिट है कि एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट है? एंगस्ट्रॉम छोटी है ना, तो अगर छोटी यूनिट बनाना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। एक दिन पहले भी आया हुआ सवाल, ये 5000 एंगस्ट्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। जब एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में करा था तो 10 से डिवाइड करा था क्या? तो अब अगर नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? ये तुम हर बार फंसोगे, मैं एक लिख ही देता हूँ कंक्लूजन, ये याद ही कर दो भाई। 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐप का मारना आंसर आएगा। हाँ पॉइंट में आएगा तो उसको नियरेस्ट इंटीजर ले लेना, आएगा तो पॉइंट में ही। एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, 0 पॉइंट। ये ऑप्शन है, देख ले इसके हिसाब से बनाना। क्या होगा फिर आंसर? 10। 10 तो तब आता जब तेरा एन स्क्वायर की वैल्यू 100 बन रही होती है। 100 तो नहीं बन रही। फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई। क्या रहा है तुम्हारा? क्या रहा है? 16 आ रहा है। 16 देगा तो मैं हवा में तो क्यों मार रही हूँ? 40। कैसे सोचा? रूट 200 आ गया। अच्छा वो तुमने 0.5 ले लिया, आएगा तो 40 ही नहीं। तुम पूरा सॉल्व करने बैठ गए, तुमसे जिंदगी में नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, है ना। वो रूट 200 भी नहीं बोलना उसको। देखो इधर फॉर्मूला क्या है, पहले तो डायमीटर गिवन है तुम्हें, रेडियस कितना हो गया? 10 नैनोमीटर, मतलब कितना एंगस्ट्रॉम हो गया? बताओ यहां तक बात सही है? रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखते तुम? 0.529 इंटू में एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। तो रेडियस कितना है? 100। 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है? 1।
अब सुनना एक बार, बड़ा ध्यान सुनना, ये सॉल्व कैसे किया मैंने। 100 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 0.5 मानता तो क्या एन स्क्वायर 200 आता, एन स्क्वायर क्या आता 200। क्या ये 0.529 क्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो मतलब आंसर 200 से क्या आता होगा कम। एन स्क्वायर की वैल्यू 200 से थोड़ी सी क्या रही होगी कम। अब देखो अगर 10 का स्क्वायर करूं तो कितना हो गया 100, वो तो वैसे 12 हो गया। 12 का, इसका सी ऑप्शन 12 का स्क्वायर करें तो 144, वो तो 150 से कम, वो तो वैसे ही 12 हो गया। कोई 150 करना होता तो नीचे कितना चाहिए होता 0.75, वो तो कहानी वैसे निकल गई। फिर अगला 16, 16 200 से ज्यादा हो गया, तो मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये ऑप्शन बचा, क्या है कि ऑप्शन बताया, इनकी वैल्यू कितनी 14। अब ये एग्जैक्ट 14 नहीं आएगा, ये आएगा 13.7 के आसपास। ये सॉल्व करो कितना आएगा 13.7, पर हम तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर ही लेंगे, तो इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14। हमेशा कोशिश करो ऑप्शंस गिवन हो तो खुद का दिमाग ना लगाओ, सीधा चलो। इतना तो कर सकते थे, दिमाग तो लगा ही सकते थे। क्लियर है बात, कर पाओगे ऐसे। ये बोर वाले अगर तुम्हें फॉर्मूले ठीक ठाक से अप्लाई कर लोगे और ऑप्शन से खेल लोगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं अगली थोड़ी सी बात पे ना। एक बात करते हैं, बोर में हमने एनर्जी निकाल ली, सभी की निकाल ली। जैसे पहले की एनर्जी हाइड्रोजन में कितनी है -13.6, दूसरे में -3.4, आगे चले तो -1.5, मतलब एन बढ़ाते जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्या एन को अगर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब इससे थोड़ी सी बातें करते हैं ना, चलो आगे। देखो ना उस इक्वेशन का एक डेराइव करेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं रेडबर्ग्स इक्वेशन। इक्वेशन बाद में डिराइव करेंगे, हेडिंग डाल दी, उसके बीच में पहले थोड़ी सी बात समझते हैं। दो एनर्जी शेल बनाते हैं, सुन लो पहले एक बार, बाद में नोट कर लेना। दो हमने एनर्जी शेल बना दिए, देखो दो एनर्जी शेल, एक की एनर्जी किसी की ज्यादा रही होगी, किसी की कम रही होगी। तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला क्या मान लेते हैं, लोअर एनर्जी, और इसको क्या बोल देते हैं, कैसा है, हायर एनर्जी। बताओ कोई परेशानी इसमें, सही है। अगर मैं ये बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर एनर्जी लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर पे। मेरे को इसको लोअर से हायर लेके जाना है, तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। किसी के पास कम एनर्जी है, उसको ज्यादा पे लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब यहां से यहां अगर कोई प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कोई परेशानी इसमें, सही है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हायर पे, और कहाँ पे आएगा अगर लोअर पे, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन की फॉर्म में। एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन क्या चीज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फोटोन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा पार्टिकल था, पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी की फॉर्म में थी। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, बाहर निकालता है, और वो बाहर किस फॉर्म में निकालता है, फोटोन। अच्छा उस फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी रही होगी, उस फोटोन की क्या रही होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ। तो अपने को इस वेवलेंथ के बारे में ही बात करनी है ना। अब एक बात सोचो, अगर पहले एनर्जी 100 होती, बाद में एनर्जी हो जाती 50, मान लो पहले कितनी है 100, बाद में कितनी हो जाए 50, तो कितने रिलीज करी होगी, यही है ना, कि मतलब दोनों का एनर्जी का डिफरेंस, उतना ही एनर्जी क्या करी होगी इसने, रिलीज करी होगी। तो यहां से अगर मैं लिखूं एनर्जी रिलीज वाली कहानी, मतलब हायर से लोअर पे लेके आते हैं ना, तो एक तो ये बात होगी। अब इक्वेशन डिराइव करने के लिए सिर्फ कौन सा काम लेते हैं, एमिशन वाला। इलेक्ट्रॉन हायर पे होगा, कहां पे लेके आएंगे उसको, लोअर पे। तो ये क्या बोल दें, N1, इसको क्या बोल देते हैं N2, एनर्जी लेवल बोल दिए। ये वाला कौन सा है, हायर एनर्जी। ये वाला कौन सा है, लोअर एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या बोल देंगे, E1 है इसकी एनर्जी, और इसकी एनर्जी क्या है, E2। अच्छा जब ये हायर से लोअर पे आ रहा होगा तो क्या एमिट करेगा यहाँ से, फोटोन एमिट करेगा क्या। अच्छा बताओ इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, यहां से एक बात बताओ मेरे को,
एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन कितना होगा? ध्यान से सोच के बताना भाई, क्या होगा? दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ही होगा क्या? एन वन नहीं, एनर्जी का डिफरेंस होगा। क्या होगा? E1 माइनस E2। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? सही है ना भाई? भाई कोई चीज 100 पे थी, 50 पे आ रही है, तो कितने रिलीज करा? दोनों का डिफरेंस। तो ये फोटोन कितनी एनर्जी लेके बाहर निकल गया होगा? E1 माइनस E2। तो मतलब ये पता चल गया एनर्जी ऑफ फोटोन E1 माइनस क्या है? E2। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला क्या होता था? क्या होता था एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इसको डेल्टा ई लिख दें। तो ये जो डेल्टा ई रहा होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ध्यान है क्या ऐसा कुछ? ये लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। एच क्या चीज होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और सी क्या चीज होता है? स्पीड ऑफ लाइट। 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये E1 माइनस E2 चेंज ही तो है एनर्जी का, तो उसको डेल्टा ही लिख दिया। अब आप लिखना चाहो तो वापस लिख लेना, चाहे एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या था? E1 माइनस E2 है। कोई ऐसा बच्चा जिसको एनर्जी का फॉर्मूला याद हो? कोई भी बच्चा? माइनस नहीं नहीं, उससे पहले वाला, इस -2 पाई स्क्वायर वाला। किसी को नहीं याद? एनर्जी में जो 13.6 से पहले एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था, करवाया था क्या? हाँ तो बता। जेड का होता है स्क्वायर, ई की पावर होता है 4। ए का भी क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, देखो अब एक वैसे वैसी सी बात सुनना। क्या होता है? के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर दिखा था हमने, टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर। आर था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सिर्फ एक चार, वो दो कैंसिल होता था, दो ऊपर जाता था ना, वो फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम के का स्क्वायर जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पे N1 का स्क्वायर कर दें, E1 लिख रहे हैं। E1 में n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? N1। कोई दिक्कत इसमें? ये फॉर्मूला था। अब अगला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? E2 के लिए प्लस हो जाएगा। 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ अपॉन में N2 का स्क्वायर इंटू में। बताओ सही है? यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? सब कुछ कॉमन आएगा, सिर्फ N1 N2 छोड़ के बाहर निकाल लेते हैं। एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या चीज बाहर आ गई? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, पहले e⁴ लिख दो, इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या हो गया? वो ये है क्या? मल्टीप्लाई में तो कुछ ही लिख दो इधर उधर। तो क्या बनेगा? 1/N2 का स्क्वायर -1/N1 का स्क्वायर। बताओ सही है क्या? यहाँ तो कोई परेशानी? अब ये H और C नीचे ले आऊं क्या? ये वाला, ये नीचे ले क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखना, ये 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h c भी कांस्टेंट आएगा। अल्बर्ट सिर्फ वेरिएबल तो z n1 n2 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31। ये h c लिया तो 1 by lambda में सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ z का स्क्वायर बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? z का स्क्वायर। ये वाला टर्म बचेगा। तो सही लग रहा है इसी बात? अब इसको आगे लेके चलते हैं, अगली स्क्रीन पे लेके चलूंगा एक बार, या एक बार यहाँ तक नोट करोगे? एक बार चल लूँ ना आगे। एच और सी को नीचे ले आते हैं, तो क्या बनेगा? 1/λ बचेगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचा हुआ था? 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर एम के का स्क्वायर e⁴ इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? h³ इंटू सी। एक एच पहले भी था, एक एच स्क्वायर था, एक एच और आ गया। क्या बना? 1 में N2 का स्क्वायर -1 में, यही बचा। अब यहां से देखना, ये वाला जो पूरा टर्म है, इट इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मिला के बोल देते हैं, एक कांस्टेंट होता है जिसको रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोल देते हैं, और आर एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं तो 1/λ एक फॉर्मूला बन गया।
आर एच मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अच्छा 1/लैम्डा निकाल लूंगा तो क्या लैम्डा आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो आर एच की वैल्यू है ये भी तो याद रखनी पड़े। जो रिडबर्ग कांस्टेंट आया वो आर एच होगा क्या। पहले तो ये आर एच इज इक्वल टू क्या चीज है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 में h³ × c। ये होता है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। बताओ सही है क्या। खास बात मैं तुमसे ये आर एच की वैल्यू कभी नहीं यूज कराऊंगा। जब भी वो वेवलेंथ आर एच की टर्म्स में पूछ रहा होगा तभी सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करेंगे, नहीं तो इसको यूज करना ही छोड़ देंगे, एक और तरीका सीखेंगे डायरेक्ट आंसर लेंगे उससे। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी होती है, इट इज कॉल्ड एज, मतलब अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या एमिट करेगा, फोटोन। उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है क्या ये, क्या ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो देना ज्यादा टफ नहीं है, आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, सीधा अप्लाई करो क्या आ जाएगा आंसर। अब देना यहाँ गड़बड़ भी नहीं होगी, तुमने कभी ये नहीं याद रखना n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर करके अपना नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप क्या आ जाएगा नेगेटिव, अच्छा समझ आ जाएगी मेरे को पता है ये मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, यही तो पलटा ही नहीं सिर्फ अपने आप आंसर आ जाएगा दोबारा। ठीक है, तो एक बार लिखो इसको। n1 n2 पार्शियल नंबर बताएगा ना, 5वें से चौथे में आ रहा है, तीसरे चौथे में आ रहा है। अब वो जो एनर्जी रटवाई थी ना, यहाँ काम आएगा एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी रटवाई थी हाइड्रोजन की 13.6 3.4, डिफरेंस भी निकाले थे हमने, E1 माइनस E2 E2 माइनस E1 E3 माइनस E1 लिखे थे ना, यहाँ पे बड़े काम आएंगे।
यहाँ तक मूव कर लो, यहाँ तक लिखे सभी ने, आगे लिखो। अब है ना ये वाला फॉर्मूला की पता है कहाँ यूज करते हैं, तुम्हें ये सर जेई में की किताब खोले ना, 2021 में पता नहीं 20 में फिजिक्स का क्वेश्चन आया था इसमें, फिजिक्स में इस वाले का वो मास चेंज किया हुआ उसमें, बट कहाँ वो बात में, मतलब 12वीं में जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तब याद करना मेरे को, तब तुम्हें केमिस्ट्री की कॉपी की इंपॉर्टेंस समझ आएगी ना, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से होता ही नहीं सॉल्व, तो यहीं से सॉल्व होता है। और ऐसा नहीं कि पूरा रटा हुआ है, सिर्फ ये पता होता था आर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। विभव कांस्टेंट क्या है, डायरेक्ट मास के क्या है, मास अगर चेंज कर दे किसी और पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और हो जाए, तो आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। अरे वीटू वालों को छुट्टी नहीं करेंगे 11th की, वीटू ने भी कर दी 11वीं की, कब से, फिर इसकी भी छुट्टी है तेरी, केमिस्ट्री उसकी, मैथ्स की। हाँ वो एच वो पता क्या है, जब पीवी गैस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी एक पीवी इक्वल टू एनआरटी में कैपिटल आर आएगा, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे हो, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आर एच लिख देते हैं ना, ताकि पता चले ये कौन सा है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। अभी करेंगे बात, एक बार क्लास पढ़ने, एक क्वेश्चन करते हैं अभी इसमें, बढ़िया सा ना, मतलब बढ़िया नहीं, वो तुम्हें दो तरीके समझ आएंगे, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट समझ आएगी, क्यों डाटा याद होगी, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। मुझे भी पीछे रिडबर्ग कांस्टेंट में जेड स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया गया, वो जो तूने लिखा है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसमें जेड स्क्वायर थोड़ा ना आएगा, वो तो वेरिएबल है, तुम जल्दीबाजी में पहले लिख दिया ना तुमने।
लास्ट में जब मैंने पूरा बनाया था तब लिखना था उसको, गलत नहीं लिखना भी देख के। मैंने अभी मिला ली दोबारा सारी चीज। चले आगे। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन लिखो एक। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड when electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1 in hydrogen atom। नहीं कराऊंगा इस बार। क्वेश्चन नोट कर लिए सभी ने। अब देखो ये तो बदल गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, दो से कहाँ पे आ रहा है, एक पे, मतलब n1 की वैल्यू कितनी है 2 और n2 की वैल्यू कितनी है 1। हाइड्रोजन एटम है, z की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर मेरे को निकालना होता, मैं रिडबर्ग इक्वेशन लगाने की कोशिश करता, मैं लिखता 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू में z का स्क्वायर क्या होता 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय n2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता, माइनस 1 बाय क्या होता था 1 बाय n2 स्क्वायर। n2 कौन सा होता था फाइनल वाला, दो से एक पे आ रहा है, तो वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव बनना चाहिए था। तो फिर मैं लिखता 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय क्या बनता है 1 माइनस 1 बाय 4, 3/4 हो जाता। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ, ऐसे ही आता। फिर मैं इसको लिखता 4 अपॉन में 3 इंटू में 1.09 इंटू 7, और ये किस में आता मीटर में। फिर वो कहता कि नहीं मीटर में नहीं निकालना, किसमें निकालना है नैनोमीटर में। तो मैं नैनोमीटर में निकालने के लिए क्या करता 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देता। नैनोमीटर में निकालने के लिए, मीटर से नैनोमीटर करना है तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 100। क्या बन गया लंबा इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया, अच्छा 1.09 ही था, ऊपर सही लिख के नीचे कर दिया। अब इसको सॉल्व करना पड़ता, देखना कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं हम 400 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.09, ये बनता है 122.3 नैनोमीटर, ये आंसर आता। क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, टफ ही लग रही है, डिवाइड करना पड़ता है तो। अब इसको एक और अल्टरनेट, ये कभी नहीं यूज करना तुम्हें, यूज क्या करना है वो ध्यान से देखो। अब सबसे बेस्ट मेथड, ये यूज करोगे आप जगह। बताओ मेरे को n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी क्या होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम ही है। n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस निकालते तो कितना बनता, निकाल के देखो। 10 हमने लिखा हुआ है इंटू माइनस इवन कितना होता है 10.2। अच्छा क्या इतनी एनर्जी का फोटोन निकलता, तो हमने डेल्टा ई को एच सी बाई लेमडा ना करके एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डेल्टा ई इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लिखा था क्या। ये किस में होती थी नैनोमीटर में, और एनर्जी किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो अपने पास एनर्जी कितनी 10.2, क्या 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1240 डिवाइडेड बाय 10. अगर एग्जैक्ट 10 होता तो 124 आता आंसर, 10.2 तो 124 से थोड़ा सा कम, क्या 122 ही बनता, सीधा आंसर आ गया। यहां से भी आंसर क्या आएगा 122.3। तो वो एनर्जी डिफरेंस इसीलिए लिखे थे ताकि कैलकुलेशंस क्या हो आसान हो।
करना क्या है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पे एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में, और वेवलेंथ किस में होती है, नैनोमीटर में। क्या डायरेक्टली नैनोमीटर में आंसर आ गया क्या, डायरेक्टली किसमें आ गया, नैनोमीटर में। तो हम कोशिश करेंगे जब भी आर की टर्म्स में आंसर पूछ रखा हो तो ये इक्वेशन यूज करो, और बिना आर की टर्म में पूछ रखा हो तो ये यूज करो। जब भी नैनोमीटर में आंसर पूछे तो फिर उधर वाला यूज करो, और अगर पूछ ले इन टर्म्स ऑफ आर, आर की वैल्यू रखवाते ही ना हो, तो ये आंसर था 4 डिवाइडेड बाय में 3 टाइम्स ऑफ आर, ये लिख देते सीधा, है ना। तो ये कब अप्लाई करना है, टू बी अप्लाइड when we need answer in terms of आर एच, नहीं तो हमेशा उधर वाला अप्लाई करना है। लिखा है क्या हो गया? उसमें लिखा है ना वो तो 4 ऑप्शंस होंगे नीचे तो कितना जाके देगा। तो 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नहीं देखेंगे इधर को, 4 ऑप्शन जब होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आर की टर्म में पूछ रहा है, नैनोमीटर में पूछ रहा है। तो अगर कभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर उधर वाला यूज करो, और अगर कभी क्या निकालना हो आर एच की टर्म में तो इधर वाला यूज करो, आंसर दोनों से सेम बनेगा ना। ग्राउंड पर तो 2 से 1 भी तो आ रहा है, 1 और 2 की एनर्जी तो चाहिए थी। क्या हो गया, टाइम कहाँ जाएगा। कन्वीन हो गया। अच्छा E3 लिखिएगा, E2 ही है वो, E3 लिखा था, तो लिखा था एंड टू E2 है वो तो, दूसरा की मतलब